देखो बेटा, मैंने आपको अभी तक जो बताया था वो केएमपी के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फंक्शंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। कल को अगर सीएस बन जाते हैं तो उनके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे। टू रिपोर्ट टू द बोर्ड, रिपोर्ट देनी है किसको, बोर्ड को। और देखो ये जो बोर्ड वर्ड यूज किया ना, इट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, जो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं। तो ये ड्यूटी किसकी है, ये फंक्शन किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का। टू रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट कंप्लाइंसेस। आगे इसमें जो वर्ड यूज किया कंप्लाइंसेस, मैं बता देती हूं कंप्लाइंसेस का मीनिंग क्या होता है। लॉ प्लस कंप्लाई। एक कंपनी के अंदर जो सीएस अपॉइंट होता है, उसको अपॉइंट करने का उद्देश्य यही होता है कि लॉ की सबसे ज्यादा नॉलेज सीएस को है। तो सीएस ने लॉ को कंप्लाई किया है नहीं किया, उसकी रिपोर्ट बना के किसको देनी, बोर्ड को। ठीक है बेटा, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अगला, टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज विद एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। एक और चीज, दूसरा फंक्शन कंपनी सेक्रेटरी का क्या है कि आपने अभी जैसे क्लास 12th में या कभी ना कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। इसी तरीके से आईसीएसआई के सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उनको, अब वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या होते हैं बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देती हूं, क्योंकि आप भी पहली बार सुन रहे हो। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसे ही सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स पे लगते हैं, अकाउंटिंग पिक करते हो तब फॉलो किए जाते हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जब कंपनी की मीटिंग्स होती है तो उनके लिए होता है। अभी मैं इतना ही बताना चाहूंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, आगे चल के आपको पढ़ना ही है। बट अभी मैं बता देती हूँ, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो है वो आईसीएसआई इशू करती है, हर कंपनी पे लगते हैं। कंपनी जब मीटिंग करती है तो उसमें फॉलो करने पड़ते हैं। एक एग्जांपल फिर भी मैं दे देती हूँ आपको। ऐसा होता है, कंपनी की एक मीटिंग होती है, उससे बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं उसे, एनुअल जनरल मीटिंग। और एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सब आते हैं। और जब कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स आते हैं तो उनको क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आना कहाँ है, किस दिन आना है, किस समय आना है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब उनका डे, डेट, टाइम सब डिफाइन होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि एड्रेस दिया जाता है। अब ये तो लॉ कहता है कि एड्रेस दिया जाता है, लेकिन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कहते हैं कि आपको रूट मैप भी बताना है, लैंडमार्क भी बताना है। रूट मैप मतलब किस रूट से आना है, लैंडमार्क मतलब वहां का आसपास का लैंडमार्क क्या होगा, जैसे मेट्रो स्टेशन है या क्या आपका वहां का लैंडमार्क है, ये चीज भी बतानी है। तो ये हमारा कहता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, एक तरीके से नियम ही आप बोल सकते हो। And discharge such other duties as may be prescribed. Sorry. Duties of company secretary. क्या क्या ड्यूटी है, जब भी कभी डायरेक्टर्स को जरूरत पड़े तो कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, क्या बोला मैंने, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, कभी भी अगर जरूरत पड़े किसी भी चीज की तो उसको असिस्ट करना है, गाइडेंस देनी है। जितनी मीटिंग्स होंगी बोर्ड की, कमेटी की, वो सारी मीटिंग्स में आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। अच्छा, बोर्ड अप्रूवल, कई जगह लॉ में ये लिखा हुआ है कि आपको बोर्ड की अप्रूवल लेनी है। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड की अप्रूवल लेनी है या शेयर होल्डर्स से पूछना है, मीटिंग में अप्रूवल लेनी है, तो वो सारा काम इनको करना है। एक ये है टू रिप्रेजेंट वेरियस रेगुलेटर्स। ये मैं बताना चाहूंगी आपको, रेगुलेटर्स क्या होते हैं, आगे चल के आएगा ये भी। रेगुलेटर का मीनिंग यहाँ पे है जो रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान के चलो कोई लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, उनकी लिस्ट बनी हुई होती है और तभी ट्रेडिंग हो सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी। जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर सेबी, आपने नाम भी सुना होगा क्लास 12th में, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी रेगुलेट करती है उन कंपनीज को। कौन सी हर कंपनी को नहीं, उन कंपनीज को जो लिस्टेड कंपनी है। समझ आ रही है बात। अब जब वो रेगुलेट करती है तो उसे बोलते हैं रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं उन्हें, रेगुलेटर्स। तो बहुत सारे रेगुलेटर्स के सामने रिप्रेजेंट करना और असिस्ट बोर्ड इन कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, जो अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं बोर्ड को वो देना, असिस्टेंस देना, एडवाइस देना और अदर ड्यूटीज डिस्चार्ज करना अंडर अदर एक्ट, स्पेसिफाइड एक्ट्स। और जो बोर्ड आपको समय समय पे ड्यूटीज देता है वो भी आपको पूरी करना। तो ये छोटा सा टॉपिक था ड्यूटीज, एंड साथ में क्या है, फंक्शंस, जो हमारा कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक पे यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बता रखे हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस।
जब मैंने स्टार्टिंग किया था रिकॉग्निशन एज केएमपी, तो मैंने तभी आपको बताया था कि सीएस क्वालिफाई करने के बाद आप 2 काम कर सकते हो। क्या क्या? एक तो आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो एज ए सीएस, और दूसरा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो लोग अपनी मैम प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। मेंबरशिप तो है ही, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए आपके पास अपना स्पेस होना चाहिए, रेंट पे लो, अपना लो, जो भी है, लैपटॉप फैसिलिटी होनी चाहिए। और कंपनी का, बहुत सारी कंपनी अभी देखो, जैसे हमने देखा कि उन कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होंगे जिनकी पेड शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन कंपनी को सेक्रेटरियल काम तो बहुत सारे कराने पड़ते हैं, जैसे कंपनी बनवानी है तो कंपनी बनवाने के लिए पीसीएस ही आएगा। पीसीएस मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी तो जरूरत पड़ेगी। तो पीसीएस जो है, उस पीसीएस भी बोल देते हैं, या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बोल सकते हो। शॉर्टकट में हम क्या बोल सकते हैं? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है बेटा। मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी हु इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। जो किसमें है? मीन्स अ कंपनी हु इज डीम्ड टू बी प्रैक्टिस। अच्छा, ये जो वर्ड यूज किया डीम्ड, मतलब मान लिया जाएगा प्रैक्टिस में है ना। कंपनी एक्ट में क्या बोला? मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी हु इज डीम्ड टू बी प्रैक्टिस अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। अच्छा, अब ये देखते हैं कि किस व्यक्ति को डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस बोला जाता है। अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली, या तो अकेला या फर्म के साथ। फर्म कैसे? पार्टनरशिप में, जैसे एक सीएस है, साथ में 2 सीएस ने मिलकर स्टार्ट कर लिया। इन प्रैक्टिस और इन पार्टनरशिप मेंबर रिकॉग्नाइज प्रोफेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब इन कंसिडरेशन ऑफ रेम्यूनरेशन। बदले में वो क्या ले रहे हैं? रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड। एंगेज हिमसेल्फ इन प्रैक्टिस एज ए प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। आप कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन से में कनेक्टेड हो, डीम टू बी प्रैक्टिस में बोल रहा है। या फिर आप कुछ ऐसी सर्विस दे रहे हो, जैसे कि क्या क्या? कंपनी बनाने का काम कर रहे हो, कंपनी खत्म करने का काम कर रहे हो, कंपनी मिलाने का, 2 कंपनी को आपस में एक जगह मिलाने का काम कर रहे हो, मतलब मर्जर, इस तरीके की सर्विसेज आप दे रहे हो, तो भी क्या मान लिया जाएगा? डीम टू बी इन प्रैक्टिस। और आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथोराइज्ड मतलब जिसके पास ऑथोरिटी, रिप्रेजेंटेटिव जो आपको प्रेजेंट कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसे? फाइलिंग, रजिस्टरिंग, प्रेजेंटिंग, अटेस्टिंग, वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे आप शेयर ब्रोकर का काम कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर का काम कर रहे हैं, है ना। आप शेयर ट्रांसफर करने का एजेंट का काम कर रहे हैं। इस तरीके के अगर आप काम कर रहे हो, या एडवाइजरी का काम कर रहे हो, लीगल या प्रोसीजरल मैटर, तो भी मान लिया जाएगा आप प्रैक्टिस में हो। सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, है ना। और होल्ड हिमसेल्फ आउट टू बी पब्लिक एज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। रेंडर क्या कर रहे हो? प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, अदर सर्विसेज दे रहे हो जो काउंसिल के निगाह में ऐसे हैं कि जैसे कि प्रैक्टिस में हो। तो ये सारे काम अगर आप करते हो तो मान लिया जाएगा कि आप प्रैक्टिस में हो। मैम प्रैक्टिस के लिए क्या होगा? प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आईसीएसआई से, तभी आपको पीसीएस बोला जाता है, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, अभी मैंने आपको रेगुलेटर बोला था, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज। इंडिया के अंदर अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे कि अगर कोई बैंकिंग का काम कर रहा है, बैंकिंग से कनेक्टेड कंपनी कोई काम कर रही है, तो उसको रेगुलेट करती है आरबीआई। जैसे सपोज करो कोई एनबीएफसी है, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आप फाइनेंस से कनेक्टेड कोई भी काम कर रहे हो कंपनी के फॉर्म में, तो पैसे की बात हुई ना, तो यहां पे आपको रेगुलेट कंपनी एक्ट के तहत तो करेंगे, क्योंकि देखिए काम जो कर रहे हो वो कंपनी फॉर्म में कर रहे हो, लेकिन काम क्या कर रहे हो? बैंकिंग से कनेक्टेड, तो आपको रेगुलेट कौन करेगी? आरबीआई। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो पिक्चर में कौन आ जाएगी? सेबी। क्लास 11th में भी शायद आपने पढ़ा होगा, सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ इन्वेस्टर। तो जितनी लिस्टेड कंपनी है उनको रेगुलेट कौन करती है? सेबी। तीसरा इसमें एनसीएलटी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। एनसीएलटी क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म सुनो, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। मैम समझ नहीं आया, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एक्चुअली देखो बच्चों होता क्या है, इन्होंने तो पॉइंट्स डाल दिए, एनसीएलटी है, सेबी है, एनसीएलटी है, इंश्योरेंस बॉडी है, ब्ला ब्ला, ये तो वर्ड्स डाल देते हैं, लेकिन ये इस चीज की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते कि बच्चों को ये शब्द समझाने के लिए कितना डीप में जाना पड़ेगा,
है ना, वो बेसिक लेवल के बच्चे, एंट्रेंस लेवल के बच्चे, उन्होंने कभी नहीं सुना एनसीएलटी क्या है। तो अब मुझे तो एनसीएलटी आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलोगे मैम समझ ही नहीं आया। तो सुनो एनसीएलटी क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म सुनो, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक, एक तो हो गया एनसीएलटी, क्या बोला मैंने, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और एक होता है एनसीएलएटी। तो इन दोनों में अंतर क्या है, एक अंतर आ गया ना, वो खाली एनसीएलटी है और ये एनसीएलएटी है। तो ये है एपिलेंट ट्राइब्यूनल। एपिलेंट ट्राइब्यूनल मतलब एनसीएलटी, बेसिकली पहले एनसीएलटी समझना होगा, फिर एनसीएलएटी आपको समझ में आएगा। एनसीएलटी इज लाइक अ कंपनी कोर्ट। जो कंपनी के सारे मुद्दे हैं, कंपनी के सारे केसेस हैं, वो एनसीएलटी में चलते हैं। तो मैम सिविल कोर्ट में नहीं चलते बेटा, सिविल कोर्ट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन। एनसीएलटी इज अब मैं जो बोल रही हूं उससे ध्यान देना, इज अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी। मैम बहुत टफ शब्द है, सच में नहीं सुना आज तक कोई बात नहीं। एनसीएलटी, चलो मैं लिख देती हूं, कोई बात नहीं। एनसीएलटी क्या फुल फॉर्म है इसकी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है बेटा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अच्छा, ये है क्या, क्वाशी जुडिशियल बॉडी। मैम मतलब ये भी हम पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। क्वाशी मीन्स होता है सीम्स टू बी, सीम्स टू बी दिखती है, लाइक है किसकी जैसी, जुडिशियल बॉडी। और जुडिशियल बॉडी क्या है, कोर्ट है ना, जुडिशियल डिसीजंस जो देते हैं। तो किसके, एनसीएलटी किसकी जैसी दिखती है, कोर्ट की जैसी दिखती है, पर कोर्ट नहीं है। पर क्या नहीं है, कोर्ट के जैसी दिखती है पर कोर्ट नहीं है। मैम मतलब समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। कोर्ट के जैसी दिखती है पर कोर्ट नहीं है, लॉजिक हमें क्लियर नहीं हो पाया। मैं बताती हूँ आपको इसमें और कोर्ट में क्या अंतर है। एक्चुअली कोर्ट में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जो केस को लीड कर लड़ने जाते हैं, वो सिर्फ एडवोकेट्स जा सकते हैं। लेकिन जितनी भी क्वाशी जुडिशियल बॉडी है, हम कह सकते हैं स्पेशल तरीके की कोर्ट बनाई गई है कंपनी के केस के लिए। लेकिन जो क्वाशी जुडिशियल बॉडी है उसमें खास बात यह है कि उसमें केस को डील करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जा सकता है अपने केस को लड़ने के लिए। कंपनी का केस लड़ने का इसका मतलब मैम अगर कल को हम सीएस कर लेते हैं, है ना, और हम करेंगे ही विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, और मैम अगर हम प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं तो फिर तो हम वकालत का भी काम करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, वही तो बताना चाह रही हूं मैं आपको। इट मीन्स आप अपने कंपनी के जो केस हैं खुद लड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिसिंग सीएस होना जरूरी है। तो कंपनी की स्पेशल तरीके की कोर्ट है, सारे कंपनी के मुद्दे एनसीएलटी में जाते हैं। अब कुछ बात समझ में आई? जी मैम समझ में आई। तो मैम फिर ये एनसीएलएटी क्या है? एक्चुअली बेटा आपने सुना होगा, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद अपील करके सुप्रीम कोर्ट चलेगा, ऐसे होता है ना। इसी तरीके से अगर एनसीएलटी के डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अपील, और वो होती है एनसीएलएटी। मैम इसकी फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल। क्या है इसका मतलब? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल। जहां अपील लगती है तो उसे क्या बोलते हैं? एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल। गॉट द पॉइंट? क्या ये दो बातें समझ में आई? तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एनसीएलटी में ऑथोराइज्ड ऑथोरिटी लेके रिप्रेजेंट कर सकता है, एनसीएलएटी में कर सकता है। और अब मान के चलो किसी का इंश्योरेंस का काम है, आपने आज तक आजकल देखा ही होगा, बहुत सारी कंपनी इंश्योरेंस में, टाटा AIG है, बिरला सन लाइफ है, बहुत सारी कंपनी है जो है तो कंपनी लेकिन काम कर रही है इंश्योरेंस का। तो कंपनी एक्ट तो लगेगा ही, साथ में जो उनको रेगुलेट करेगी वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब अगली चीज आई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो मैंने बताया ना कि कुछ भी पॉइंट डाल दिया, लेकिन उसको समझाने के लिए या तो ये बोल दो बेटा हाथ रख के याद कर लो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं तो उसकी पूरी डिटेल में जाओ। अब मुझे ये भी समझाना पड़ेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से। मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल रखती हूँ आपके सामने, पेप्सी और कोक है, दोनों कंपनी अलग है, दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट है ना, ये तो मानते हो आप।
अब क्या करते हो, आपका मन करा, गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा और मुझे ना एक कोक पीने के लिए जाना, तो आप 2-3 फ्रेंड गए, नीचे गए, 15-15 रुपए की दुकान से आपने कोल्ड ड्रिंक ली और पीनी स्टार्ट कर दी। लेकिन सोचो स्थिति क्या होगी अगर पेप्सी और कोक दोनों एक जगह मिल जाएं और जो कोक 15 रुपए की थी वो 100 रुपीज की हो जाए, फिर क्या होगा? मैम कोक पीने तो तब भी जाएंगे, तो कोक कैसे पियोगे? मैम ऐसे पियेंगे जैसे कि मतलब एक मान के चलिए 100 रुपीज की, तो एक ले लेंगे, तो उसमें से एक सिप तू एक सिप में, एक सिप तू एक सिप में। बताओ नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ ना? नुकसान आपका हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो सुनो ध्यान से, ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि जितना ज्यादा कंपटीशन होता है उतना ज्यादा फायदा आपका है, उतना ज्यादा कस्टमर का फायदा है। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा किसका फायदा होगा? कस्टमर का, कंज्यूमर का फायदा होगा। ये कंपटीशन बना रहे, कंपटीशन कम ना हो, इसके लिए एक अथॉरिटी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। मैम इसमें सीएस का क्या रोल है? ये क्या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा? एक्चुअली क्या होता है, जैसे दो कंपनी आपस में मिलनी है तो उसको बोलते हैं मर्जर होना। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? मर्जर होना। तो जब दो कंपनी आपस में मिलती हैं तो उससे क्या बोलते हैं? मर्जर। की कंपनी का आपस में क्या हो रहा है? मर्जर हो रहा है। लेकिन मान के चलिए उन दोनों कंपनी का जो काम है वो एक ही जैसा है, तो वो तो एक जगह मिल जाएगी, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। कल पहले तो ये दो अलग अलग कंपनी थी, लेकिन अब ये अगर आपस में मिलेंगी तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो इन कोई भी मर्जर होने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये लेने के लिए भी कौन जा सकता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। समझ में आया? आरबीआई का रोल क्या है? सेबी, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, आईआरडीए, रेरा, ये भी मैं बता देती हूँ, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लैट्स बन रहे हैं आजकल, इनको भी रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है रेरा। ठीक है, तो यहां पे भी क्या कर सकते हैं ये। और अगली चीज इन्होंने बताई सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ बिगर कंपनीज। ये तो अपने आप में एक टॉपिक है जो मुझे आगे चल के आपको बताना ही है, सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, कंपनी सेक्रेटरी को मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल बोला गया है। कंपनी सेक्रेटरी को मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल बोला गया है। मल्टी मतलब समझते हो? हाँ, मल्टी मतलब डिफरेंट फील्ड में इंटेलिजेंट होना, नॉलेज रखना, डिसिप्लिन में। रेंडर सर्विसेज इन द फॉलोइंग एरियाज। किस किस में दे सकते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज बहुत सारे लॉज में, जैसे कि एडवाइस करना कि आपने लॉज कंप्लाई किए हैं नहीं किए हैं। एडवाइजिंग ऑन गुड गवर्नेंस, ये तो हमारा पहले से ही विजन चलता आया है, टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। प्रिस्क्राइब अंडर वेरियस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी बिजनेस लॉज, उनको फॉलो करना। दूसरा, कंपनी को बनाने में, प्रमोट करने में, फॉर्म करने में, इनकॉर्पोरेट करने में कंपनी का ये काम करते हैं। ये बेटा बहुत सारे फॉर्म फाइल किए जाते हैं। अब देखो मैं सारी चीजें तो बिल्कुल नहीं बता सकती यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा पोर्शन है, बट बताती हूँ थोड़ा थोड़ा। फाइलिंग, रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट, फॉर्म्स, रिटर्न्स, एप्लीकेशन बाय एंड ऑन बिहाफ। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के बच्चे हैं उनको इनिशियल स्टेज में जब बच्चों ने क्लास ली थी तो हमारी तरफ से कुछ क्लासेस गई थी कंपनी लॉ की। तो बच्चे बड़े परेशान हो गए थे कि मैम ये तो एंट्रेंस टेस्ट की क्लास नहीं है, मैम ये तो ये है, मैम ये तो वो है। एक्चुअली बच्चे समझना कुछ नहीं चाहता, वो ये नहीं सोचते कि किसी टीचर ने अगर कोई क्लास भिजवाई है तो पढ़ने के लिए भिजवाई होगी, वो कंफ्यूज रहता है। इसी चीज में मेरा दिमाग बड़ा खराब होता है, लेकिन बच्चे हैं, प्यार से समझाना पड़ता है। बेटा क्या है कि वो कंपनी लॉ की क्लासेस हैं और उसमें बहुत डिटेल में, मुझे पता था ये प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैंने बच्चों को 0 लेवल से पढ़ा रखा है, बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं। और जिसने वो क्लास कर रखी है ना मन से, ईमानदारी से, उसे बहुत बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे प्रमोशन वर्ड आया, यहाँ फॉर्मेशन वर्ड आया, यहाँ इनकॉर्पोरेशन वर्ड आया, ये सारी डिटेल मैंने वहां बता रखी है। अब वो आपके कोर्स में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कोर्स में ना कुछ कुछ चीजें डाल दी हैं। ठीक है, अब मुझे मेरी मजबूरी समझो, मैं अगर आपको ये एक ही टॉपिक डिटेल में पढ़ाते जाऊं तो बेटा आपका एग्जाम भी देना है, आपको पास भी करना है। तो मेरी मजबूरी ये है कि मुझे, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं कि 0 to हीरो आपको बनाऊं, बट फिर भी समझो मेरी बात। अब जैसे यहां पे फाइलिंग, रजिस्टरिंग आया, मुझे इसे बताने के लिए आपको कुछ और बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? सुनो, क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी बनती है, ये एक अंतर है,
यही एक डिफरेंस है एक अच्छे प्रोफेशनल से क्लास लेने का। मैम आप अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि जो टीचर एग्जीक्यूटिव को पढ़ाता नहीं है, जो टीचर प्रोफेशनल को पढ़ाता नहीं है और वो एंट्रेंस टेस्ट को पढ़ा रहा है, तो उसकी लिमिटेड नॉलेज है, तो आपको वो चीज कभी आप उस चीज को कैच ही नहीं कर पाओगे जो आपको कैच करनी चाहिए। समझ रहे हो ना, लिंकिंग होती है। तो सुनो क्या बता रही थी मैं आपको, सुनो ध्यान से। मैं ये कहना चाह रही थी कि जब कंपनी बनती है तो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है बाय फाइलिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी। क्या शब्द यूज किया मैंने, आरओसी। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या बोला मैंने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मैम ये क्या है, जितनी भी कंपनी है उनकी जो माता पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, उन कंपनी की माता पिता सब कुछ आरओसी होती है। मैम ये कहाँ होती है, जिस स्टेट में आप कंपनी बनाओगे इस स्टेट की आरओसी होती है। तो आरओसी को आपको वेरियस डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, देन आरओसी अगर सेटिस्फाई होती है तो सर्टिफिकेट देती है कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने का। अब कंपनी बन चुकी है तो कंपनी को अपनी बहुत सारी डिटेल आरओसी को समय समय पे फाइल करनी पड़ती है। बहुत सारी डिटेल समय समय पे किसे फाइल करनी पड़ती है, आरओसी को फाइल करनी पड़ती है। अब सुनो, फाइलिंग रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फॉर्म्स, रिटर्न्स एंड एप्लीकेशन बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ये काम भी कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है कि फॉर्म्स वगैरह फाइल करना। और मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स, रजिस्टर बुक्स। अब ये क्या है, आपके यहाँ पे जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आपके यहाँ पे एक पूरा चैप्टर है इसके नाम से मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं, कंपनी में शेयर होल्डर हैं, कितनी शेयर्स हैं, डिवेंचर होल्डर कितने हैं, फॉरेन शेयर होल्डर कितने हैं, उसकी पूरे रजिस्टर बनते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स। उसी के साथ स्टैट्यूटरी बुक्स भी होते हैं। जैसे कंपनी में मीटिंग हुई, अब मीटिंग की पूरी समरी होती है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, वो उसे बोलते हैं मिनट्स। क्या बोलते हैं मीटिंग की जो समरी होता है मिनट्स बोलते हैं, उसे मेंटेन करना। तो वो सारा किस में आ जाता है, मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रजिस्टर्स। ठीक है, अब आगे अगली पॉइंट आ गया, अरेंजिंग बोर्ड एंड जनरल मीटिंग। दो तरीके की मीटिंग होती है, एक होती है बोर्ड मीटिंग, एक होती है जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की। तो उनकी मीटिंग की जो समरी है उसे क्या बोलते हैं, मिनट्स। ये काम भी कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी करता है। शेयर्स को ट्रांसफर और ट्रांसमिशन से काम भी कंपनी सेक्रेटरी करता है। मैम ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में अंतर क्या, एक बार बताओगे? बिल्कुल बताऊंगी। देखो बेटा, ट्रांसफर तो सीधे तरीके से मेरे शेयर है, मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे मिस्टर ए के नाम 1000 शेयर हैं, लेकिन मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद उनके शेयर ऑटोमेटिकली उनके नॉमिनी के पास चले जाते हैं, तो उसे ट्रांसफर नहीं बोलते, उसे ट्रांसमिशन बोलते हैं। एक ही लाइन में अगर मैं बता दूं, प्रभु की इच्छा से जो शेयर जाते हैं वो ट्रांसमिशन कहलाते हैं, जो अपनी इच्छा से हम ट्रांसफर करते हैं उसे ट्रांसफर बोलते हैं। तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में अंतर समझ में आया। ट्रांसफर मतलब हम अपनी चॉइस से ट्रांसफर कर रहे हैं। मिस्टर ए की डेथ हो गई, उसके बाद उसके शेयर ऑटोमेटिकली उनके बच्चों के पास चले गए, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक, ये सारी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस देते हैं। अगला टॉपिक हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट है, जो कि अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उसको मैं फिर से डिटेल में बताती हूँ।